मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड के जो मॉडर्न फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो है लेसर। लेसर के इस टॉपिक में हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे: स्टिमुलेटेड इमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन, मितस्थायी ऊर्जा स्तर, मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, पंपिंग, पंपन, जनसंख्या व्युत्क्रमण, पॉपुलेशन इन्वर्जन, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर लेसर के जो ब्लॉक डायग्राम है उसकी भी बात करेंगे और लेसर के महत्वपूर्ण उपयोगों की भी बात अपन यहाँ पर करेंगे। लेसर के गुण: जो लेसर जो होता है प्रकाश किरण जो हमारी है प्रकाश पुंज के रूप में, उसमें ये गुण होते हैं: एक वर्णीय, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ वाली इसमें सारी जो रेज हैं वो होंगी। यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में गतिशील ये आपको मिलेगी। कोहेरेंट होगी, सभी जो प्रकाश पुंज है फोटॉन्स हैं वो सारे कला संबद्ध होंगे। और लेसर जो है वो हाई इंटेंसिटी वाला होगा, उच्च तीव्रता वाला होगा। लेसर देखिए, ऑर्डिनरी लाइट, सामान्य प्रकाश और लेसर लाइट में अंतर आप देख सकते हैं। ये ऑर्डिनरी लाइट जो सभी दिशाओं में संचरित हो रही है। लेसर लाइट जो है एक निश्चित दिशाओं में ही, निश्चित दिशा में यहाँ पर ये संचरित होती हुई अपने को दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, ऑर्डिनरी लाइट होती है तो ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये स्प्रेड हो रही है, 2 किलोमीटर व्यास के क्षेत्र में। जबकि लेसर लाइट को आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये केवल स्प्रेडिंग इसकी मात्र कुछ सेंटीमीटर में है। तो इस प्रकार से लेसर लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी दूरी तय करने पर भी परिवर्तित नहीं हो रही, क्योंकि ये एक दिशक है। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लेसर: लेसर के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देख सकते हैं, 3 महत्वपूर्ण भाग हैं इसके: सक्रिय माध्यम, एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स जो पंपिंग का स्रोत है। पंपिंग की प्रक्रिया के बारे में आगे हम बात करेंगे, तो पंपिंग का स्रोत जो है वो है इम्पॉर्टेंट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑप्टिकल कैविटी, प्रकाशीय गुहिका, जहाँ पर ये लेसर प्रकाश किरण जो है वो उनका उत्पादन होगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ लेसर, ये देखिए आप, ये लेसर का ब्लॉक डायग्राम जो 3 पार्ट की हमने बात की थी वो तीनों पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं: एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स और प्रकाशीय गुहिका। ये देखिए आप इस चित्र में, यहाँ ये एक्टिव मीडियम, लेसर एक्टिव मीडियम जैसा बताया गया है चित्र में, ये लेसर एक्टिव मीडियम यहाँ पर रहेगा। जो लेसर के लिए सक्रिय पदार्थ है वो यहाँ पर होगा। ठीक, दूसरा जो भाग हमने की बात की थी पंपिंग सोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनों को पंप करेगा, वो देखिए ये एनर्जी सोर्स, यहाँ पर ये एनर्जी सोर्स है। ठीक है, और प्रकाशीय गुहिका, ऑप्टिकल कैविटी, ये जो मिरर्स है हमारे, ये ऑप्टिकल कैविटी का आगे काम करेंगे। एक 100% ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर होगा, 100% रिफ्लेक्शन गुणांक वाला, परावर्तन गुणांक वाला होगा, और दूसरा ट्रांसपेरेंट होगा, 90% तक यहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन लेसर किरणों को ये निकालेगा भी इधर से, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट भी होगा। उद्दीप्त उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसमें रहेगी, जैसा कि लेसर में ही है, लेसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रक्रिया क्या है ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो आपतित फोटोन का, जो इंसिडेंट फोटोन हमारा है, वो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मतलब हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक्साइटेड स्टेट में है, वो वहाँ उससे इंटरेक्ट करेगा, क्रिया करेगा, और एक अन्य फोटोन उसे उत्सर्जित करने के लिए बाध्य करेगा और निम्न अवस्था में लौटने के लिए बाध्य करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रक्रिया में जो हमारा फोटोन है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और उसे एक फोटोन उत्सर्जित करने के लिए बाध्य करेगा, और वह फोटोन जब उत्सर्जित कर लेगा तो वह इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जो निम्न अवस्था है, जो मूल अवस्था है, उसमें लौट आएगा।
ये जो नए फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं यहाँ पर, इनकी कला, दिशा एवं ध्रुवण जो है वो प्रेरित करने वाले आपतित फोटोन के समान होगी। नया फोटोन को कौन उत्सर्जित कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है। नया फोटोन और जो आपतित फोटोन है, इनकी कला, फेज, दिशा, डायरेक्शन एंड ध्रुवण जो पोलराइजेशन है, तो ये तीनों जो है वो आपतित फोटोन के समान होगी। और ऐसा होने से ये फोटोन जो है पूर्णतया कला संबद्ध, कोहेरेंट हो जाएंगे। उद्दीप्त उत्सर्जन एक कृत्रिम प्रक्रिया, आर्टिफिशियल प्रोसेस है ये स्टिमुलेटेड इमिशन, जबकि जो स्पॉन्टेनियस इमिशन हमारा होता है वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रकार से उद्दीप्त उत्सर्जन को आप यहाँ पे और समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये स्टिमुलेटेड इमिशन, ये लोअर लेवल में था, हाई लेवल में चला गया। ये फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर एक फोटोन इससे इंटरेक्ट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में, और ऐसा होने से ये इलेक्ट्रॉन तो वापस यहाँ आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक फोटोन और उत्सर्जित कर रहा है, और ये फोटोन है ही ऑलरेडी, तो दो फोटोन हो गए, उत्तेजित फोटोन, और उत्तेजित अवस्था से जब ये निम्न अवस्था में आ रहा है तो एक फोटोन और उत्सर्जित हुआ। ये दोनों फोटोन कला संबद्ध है। तो इस प्रकार से स्टिमुलेटेड इमिशन को हम समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लेसर की टर्म में यह है। मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, मितस्थायी ऊर्जा स्तर। परमाणुओं में कुछ ऊर्जा स्तर ऐसे होते हैं जहां से मूल ऊर्जा स्तर, जो आपका निम्न ऊर्जा स्तर होता है, उसमें ट्रांजिशन जो है वो हमारे जो रूल्स है उनके अनुसार परमिसिबल नहीं होता है। ऐसे ऊर्जा स्तर मित स्थायी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। मित स्थायी ऊर्जा स्तर में परमाणु का जीवन काल, लाइफ टाइम बहुत अधिक होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकंड। यदि कोई परमाणु मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट तक उत्तेजित कर दिया जाए, पर सामान्यतया तो मूल ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब आएगा एटम, तो वहाँ पर जो है ये सिलेक्शन रूल के अनुसार परमिसिबल नहीं होगा। लेकिन यदि कोई परमाणु मितस्थायी ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित कर दिया जाए तो वहाँ स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता नगण्य हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और अधिकतर उत्सर्जन जो होंगे वहाँ पर वो उद्दीप्त उत्सर्जन होंगे। इस पूरे मेटास्टेबल एनर्जी लेवल से हमारा कंसेप्ट ये होगा कि जब एटम मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में रहेगा तो वहाँ से जब उसका लोअर स्टेट में जो इमिशन होगा तो वो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा। इसके लिए ये जरूरी होगा कि एटम्स को हम मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट तक पहुँचाएं। ये देखिए आप, उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित होने पर अवशोषण संक्रमण की अपेक्षा उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रधानता चाहिए जाए तो हमें निकाय के ऊष्मीय संतुलन को बिगाड़ना हो। अब हम बात करें पॉपुलेशन इन्वर्जन की। हमने जैसे कहा कि मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन एटम्स होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वह स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू एनर्जी जो है वो इमिट करेगा, फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मेटास्टेबल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन या एटम जो है वो कैसे रहे। तो उसके लिए हम बात करें कि उचित आवृत्ति का फोटोन जब आपतित होगा तो ऐसे केस में जो अवशोषण के संक्रमण है उनकी अपेक्षा उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रधानता अगर हमें चाहिए, हमें स्टिमुलेटेड इमिशन की अगर ज़्यादा चाहिए, तो हमें जो सिस्टम है हमारा उसका थर्मल बैलेंस को बिगाड़ना होगा ताकि उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या से अधिक हो। यदि उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु संख्या n हो और निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु संख्या nm हो तो nn शुड बी फार ग्रेटर देन nm। nn का मान nm की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह स्थिति जनसंख्या व्युत्क्रमण, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। जनसंख्या व्युत्क्रमण के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा हमने कहा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में एटम जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। तो उसके लिए अपने को जनसंख्या व्युत्क्रमण करने के लिए अपने को जो एटम्स लोअर एनर्जी लेवल में है उनको हायर एनर्जी लेवल में भेजना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो है कहलाता है पंपिंग। जनसंख्या व्युत्क्रमण बनाए रखने के लिए निरंतर जो है अपने को पंपन करना पड़ेगा, और ये पंपन बाह्य साधनों से, एक्सटर्नल डिवाइसेस से ही पॉसिबल होता है।
पंपिंग की कई सारी मेथड्स हैं, जैसा यहाँ पर बताया गया है ऑप्टिकल पंपिंग। रूबी लेज़र में हम ऑप्टिकल पंपिंग जो है, जो जीनॉन फ्लैश लैंप हमने यूज़ किया था वो ऑप्टिकल पंपिंग में आता है। इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में कॉलिजन हो तो इसके थ्रू भी हम पंपिंग कर सकते हैं। अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु संकट द्वारा पंपन, इनइलास्टिक कॉलिजन हो एटम एटम के बीच में, तो ये हमने हीलियम नियॉन गैस लेज़र में प्रयोग करते हैं। रासायनिक पंपन हो सकते हैं, केमिकल पंपिंग हो सकती है, और गैस डायनेमिक पंपिंग भी हो सकती है। तो इस तरह की कई सारी पंपिंग है। क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 लेज़र है, रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र, तो दोनों में कौन सी टाइप की पंपिंग हम यूज़ करते हैं वो यहाँ बताया गया है। रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करते हैं, हीलियम नियॉन गैस लेज़र में हम इनइलास्टिक एटम एटम कॉलिजन की पंपिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हीलियम नियॉन लेज़र में जो इनइलास्टिक एटम एटम कॉलिजन की पंपिंग हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब के माध्यम से करते हैं। इस प्रकार से पंपिंग के बारे में हमने यहाँ पर बात की। ये एक महत्वपूर्ण भाग है। विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन। अब क्योंकि सारी टर्म्स हम समझ चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं कि लेज़र जो है उसका प्रिंसिपल यहाँ पर क्या रहेगा। परमाणुओं में विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन कराने के लिए प्रकाशीय गुहिका, ऑप्टिकल कैविटी जो है वो हम यूज़ करेंगे। ऑप्टिकल कैविटी के लिए हम सामान्यतया 2 दर्पण यूज़ करते हैं, समांतर दर्पण। ठीक है, और इन समांतर दर्पणों के मध्य हम सक्रिय माध्यम एक्टिव मीडियम रखते हैं। ये जो 2 समांतर दर्पण होते हैं इनमें से एक पूर्ण परावर्तक होता है अर्थात 100% रिफ्लेक्टर, और दूसरा पार्शियल रिफ्लेक्टर होता है जो कि 90% तक रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन क्योंकि हमको लेज़र बीम को सिस्टम से बाहर भी निकालना है उसके लिए ये दर्पण जो है काम में आएगा। प्रकाशीय गुहिका में स्वतः उत्सर्जन की तुलना में अधिक उद्दीप्त उत्सर्जन अर्थात स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रधानता हो जाती है। तो इन उद्दीप्त फोटोनों के समांतर दर्पणों से बहुपरावर्तन मल्टीपल रिफ्लेक्शन के माध्यम में लगभग सभी फोटोन एक दिशिक यूनिडायरेक्शनल एवं कला संबद्ध कोहेरेंट हो जाते हैं। आंशिक परावर्तक दर्पण से जो हमने बात की थी ऊपर, जो हमारा ऐसा दर्पण जो कि पार्शियली रिफ्लेक्टर है और पार्शियली ट्रांसमिटर है, तो उससे ये पारगमित होकर के ये फोटोन तीव्र किरण पुंज के रूप में बाहर निकलेंगे और हमें लेज़र प्रकाश पुंज जो है वो प्राप्त होगा। तो ये लेज़र का प्रिंसिपल शॉर्ट में रहेगा। लेज़र के उपयोग की हम बात कर रहे हैं। लेज़र के कई सारे उपयोग हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनके उपयोग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में निदान और उपचार दोनों कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निदान अर्थात डायग्नोसिस और उपचार ट्रीटमेंट। ब्लडलेस सर्जरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किडनी में स्टोन है उसको ख़त्म करनी है तो उसके लिए लेज़र का उपयोग किया जाता है। आईज के ऑपरेशन है आजकल, वो आप देख सकते हैं वो लेज़र के माध्यम से हो रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी, जो एंडोस्कोपी होती है उसमें लेज़र का उपयोग किया जा रहा है। ट्यूमर और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से चिकित्सा के कई क्षेत्रों में इनका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अब बात करते हैं संचार के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्पेस कम्युनिकेशन के लिए या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। OFC में विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉसेज अगर हमें इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजनी है तो लेज़र का उपयोग हम करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसका उपयोग होता है। इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों के क्षेत्र में इसका उपयोग जो है वो भी होता है। देखिए कांच और क्वार्ट्ज को काटना है तो उसके लिए लेज़र का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक उद्योग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हमारी हैं उनमें इनका उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में हम बात करें तो PCB बनाने के लिए इनका उपयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बिजनेस और शॉप्स में जो बारकोड है उससे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। विज्ञान व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम इसका उपयोग करते हैं। जो पार्टिकल्स हैं उनकी ब्राउनियन मोशन को हम
स्टडी करना है तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। CD में सूचना एकत्रित करनी है तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर में लेसर का उपयोग हो रहा है। और इसी प्रकार से त्रिविमीय चित्रों, जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हमको बनाने होते हैं तो उसमें भी लेसर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मिलिट्रीज में भी डिफरेंट जो वर्क्स हैं उनमें लेसर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने लेसर के बारे में सामान्य जानकारी, उसके विभिन्न टर्म्स उसमें काम में आने वाली उनके बारे में और लेसर के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के बारे में बात की है। थैंक यू।